क्या है। चीन से लगी हुई एलएसी पर हाई अलर्ट लगातार जारी है। वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये बताना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन पर लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। हाई अलर्ट पर है वायुसेना और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लेह लद्दाख का दौरा किया है, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया है। भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरकेएस भदौरिया साहब ने लेह लद्दाख का दौरा किया है, वहां पर जिस तरह की तैयारियां हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए उसका जायजा वायुसेना अध्यक्ष ने लिया है। और चीन से लगी जो पूरी एलएसी है वहां पर वायुसेना अलर्ट है। आपको मालूम है कि वायुसेना ये तय कर चुकी है कि और सुखोई मंगवाना है और मिराज MiG-29 इस तरह के लड़ाकू विमान मंगवाकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसकी तैयारी में लगातार भारत है, भारत की वायुसेना है, तीनों सेनाएं हैं और इन सब के बीच ये वायुसेना अध्यक्ष का लेह लद्दाख दौरा। आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर है वायुसेना लगातार और चीन की हिमाकत का जवाब देना जरूरी हो गया है, ये पूरा देश भी मान रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे जवान शहीद हुए सरहद पर और उसके बाद से ही चीन को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। सेना ने यह जता दिया है कि अब किसी भी तरह की परिस्थिति हो पीछे हटने का वक्त नहीं है, बल्कि माकूल जवाब देने का वक्त है। और इसीलिए जिस भाषा में चीन समझता है उस भाषा में चीन को जवाब दिया जाएगा। चीन सीमा पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है और हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज शाम 5 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को सुझाव देंगी। इस बीच राजनीति भी चल रही है, लेकिन सेना अपना काम कर रही है। सेना किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके, ये संदेश दिया जा सके कि भारत की तरफ आंख तरेरने का क्या अंजाम होता है। और इसीलिए 33 नए लड़ाकू विमान मंगवाने का फैसला वायुसेना कर चुकी है। इसको लेकर अब फैसला होने वाला है, लेकिन वायुसेना के स्तर पर यह फैसला हो चुका है। अजय जांड्याल जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जो दौरा आज हुआ है वायुसेना अध्यक्ष का वो कितना महत्वपूर्ण है और अलर्ट पर है लगातार वायुसेना पूरे चीन एलएसी पर, इसके अलावा क्या अपडेट? चलिए हम अजय से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको हम दे रहे हैं। चीन सीमा पर हाई अलर्ट है और क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं आपको हम लगातार बता रहे हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसी के मद्देनजर वायुसेना अध्यक्ष ने लेह और श्रीनगर का दौरा किया है। वहां पर जो तैयारियां हैं वायुसेना के मद्देनजर उस पर नजर डाली है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं वहां पर। अजय जांड्याल का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा जो वायुसेना अध्यक्ष ने आज लेह लद्दाख का किया है और वहां पर हालात को लेकर और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये हो जाता है, क्योंकि लगातार चल रहे तनाव के बीच में अगर देखें तो चीन की तरफ से लगातार एक ये कहूंगा कि मीडिया वार जो है वो चलाई जा रही थी। चाइनीज मीडिया जो है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो जो चाइना का माउस पीस है, यहाँ इसके अलावा भी आप देखेंगे जितना भी चाइनीज मीडिया है लगातार एक प्रोपेगेंडा बात चला के कोशिश कर रहा है ये बताने की कि किस तरीके से जो चीनी सेना है वो पूरे तरीके से तैनात है, तैयार है और लगातार जो है वो उसने अपने आप को जो है वो तैयार कर लिया है। मगर आपको बता दूं कि भारतीय सेना करने में विश्वास रखती है। आपको बताऊं एयरफोर्स चीफ जो है उनका मिस्टर भदौरिया का जो दौरा हुआ है वो आज लेह लद्दाख का हुआ है। श्रीनगर एयरबेस पे वो गए हैं, उन्होंने जायजा लिया है तैयारियों का। और तैयारियों का जायजा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑन ग्राउंड फोर्स जो है वो हर वक्त तैयार रहती है, 24 घंटे अलर्ट पे रहते हैं। मगर उसके साथ साथ जब कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑप्स रहते हैं वो जब विजिट करते हैं उसके बाद एक मनोबल जो है वो जो ग्राउंड फोर्स है उसका बढ़ जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो बेशक अगर चीन के साथ झड़प पे 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए, मगर उससे भी कई ज्यादा जो है नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। और यही है भारतीय सेना की ताकत की वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड हो या कैसा भी हालात हो, वहां पर वो अपने आप को पूरे तरीके से खरा उतारते हैं। और उसके बावजूद, क्योंकि ये जब झड़प हुई थी उसमें आपको बताऊं कि चीनी सैनिक ने जो है वो धोखे से कई तरह के जो नॉन लीथल हथियार हैं वेपन लेकर आए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। जो देश कोरोना के मामले में इतना बड़ा झूठ पूरी दुनिया से बोल सकता
होता है, उससे हम क्या अंदाजा करें कि वो इस मामले में सही तादाद, सही जानकारी दुनिया को देगा। और इसीलिए चीन को जो नुकसान हुआ है, उसके जितने सैनिक मारे गए हैं, उसकी संख्या वो लगातार छुपा रहा है, लेकिन छुपाने से सच छुपता नहीं है। और अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी लगातार सामने आ रही है, जो दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं वो मारते मारते मरे हैं। अजय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि चीन को नुकसान हुआ है, चीन को नुकसान आगे भी होगा और इसकी पूरी तैयारी वायुसेना ने कर ली है। इसका सबूत यह है कि वायुसेना ये तय कर चुका है कि अब नए फाइटर जेट्स मंगा करके सुखोई, MiG-29, मिराज, और इससे चीन को जवाब दिया जाएगा। इस लेवल पर क्या जानकारी मिल रही है और वायुसेना का कितना महत्व है, क्योंकि वो जो पूरा LAC का इलाका है वहां पर जिस तरह से अभी फाइटर जेट्स के जरिए नजर रखी जा रही है, जो वहां पर हालात बने हुए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर हालात की बात की जाए तो लगातार अभी भी तनाव चल रहा है। बेशक जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हैं वो चल रही हैं, मगर अभी तक नतीजा नहीं निकला है। नतीजा नहीं निकलने की वजह बताता हूं। अगर आप देखें तो लगातार जो चाइना की तरफ से जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की हैं, उनके प्रवक्ता की हैं, या किसी भी की भी है, मीडिया में जो भी आ रहा है उसमें साफ बताया जा रहा है कि चीन जो है जिस जगह पर आ चुका है उसे छोड़ना नहीं चाहता। भारत इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को वो जगह छोड़नी होगी, वापस जाना होगा, क्योंकि इसमें गुनहगार चीन है। जबकि चीन अपने आप को जो है वो विक्टिम पार्ट प्ले करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि भारतीय सैनिक अंदर आए हैं, जबकि ये जग जाहिर है कि आज से नहीं, जबकि इससे पहले कई सालों से चीन लगातार थोड़ी थोड़ी जगह करके कहीं ना कहीं उस जगह को हड़पने की कोशिश करता रहा है, जिसे लगातार भारतीय सेना ने उसको रोका है और इसीलिए ये तनाव अभी भी चल रहा है। अगर बात की जाए भारतीय सेना की तैयारियों की, तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना जो है, अगर खासतौर पे एयरफोर्स की भी अगर बात करें तो हम चीन को और दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही भारतीय सेना के जांबाज है जो कुछ समय पहले जब पीओके में आप देखें तो F-16 लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो जब यहाँ पे कहीं ना कहीं सैन्य ठिकानों को टारगेट करने आई थी, तो तब जो है किस तरह से MiG-21 से जो है, आपको बता दूं, जब जवाब दिया गया था पाकिस्तान को, तो उससे मिग से जो है एक पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था अभिनंदन जी ने। तो ये साफ बताता है कि भारतीय सेना जो है वो हौसलों से लड़ती है। भारतीय सेना बेशक चीन जो है इस मामले में अगर बात की जाए, एयरफोर्स उसकी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अजय, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीमा पर और किस तरह के तैयारियों की खबर मिल रही है, क्योंकि वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट है। इस अलर्ट होने का क्या मतलब है, ये विस्तार से मैं आपसे समझूंगी। और क्या आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें खाली कराया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, इन तमाम जानकारियों के लिए मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे लगातार बात हो रही है चीन को लेकर, जो स्ट्रैटेजी है भारत की उसके बारे में, और आप ये साफ करते आए हैं कि अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है और ये बहुत जरूरी है चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए। अभी जो स्ट्रैटेजी बन रही है खासतौर से वायुसेना के स्तर पर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह का वो पूरा इलाका है, वायुसेना का बहुत बड़ा महत्व है, और क्या यही वजह है कि वायुसेना अध्यक्ष खुद पहुंचकर लेह लद्दाख वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं? जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर सर, वो जरा समझाइए, और सेना की तैयारियों के मद्देनजर उसे कैसे देखा जाए। प्रफुल्ल बख्शी साहब। ये परफेक्ट है। तो 3 एस्पेक्ट की लड़ाई चलेगी। एक तो हमारा ग्राउंड अटैक जी, उनको जो सपोर्ट करने के लिए इंटरसेप्टर्स होंगे, वो जो खास पॉइंट के ऊपर गश्त लगाएंगे ताकि एनिमी ना उनको अटैक कर सके। फिर आर्मी को अटैक हेलीकॉप्टर्स भी साथ में यही काम करेंगे, और आर्मी को और मदद के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है, C-130 हरकुलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, वो भी तैयार हैं हर जगह, या पैराड्रॉप से या डायरेक्ट इंडक्शन से, या दौलत बेग गोल्डी में लैंडिंग करके। अटैक हेलीकॉप्टर अपाशे आपके पास में है, क्योंकि मैंने जैसे कि इजरायली अफसर से पूछा, उसने कहा देखिए हम तो पहले ही घंटे में, जब उन्होंने हमारी लैंड वायलेट की होती तो हम पहले घंटे में ही एयरफोर्स लगा दी होती। हमें विलंब किस बात का है आपको? आपकी धरती पे बैठा हुआ कोई बंदा आपकी छाती पे, और आप कह रहे हैं हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट का समय खत्म हो गया है। वो जो चल रही है बातें वो चलती रहेंगी। फिलहाल हमारा काम है देश की धरती से दुश्मन को निकालना। बातें चलती रहेंगी, ये हमें बताओ। और एयरफोर्स
सबसे पहले कार्रवाई करेगी, क्योंकि जब एयरफोर्स ही उनको अटैक करेगी तब आर्मी आगे बढ़ेगी और जो उनके रडार स्टेशन है उनको उड़ाएगी, उनके जो रेलवे स्टेशन है उसको ध्वस्त करेगी ताकि फ्रेश ट्रूप्स ना अंदर आ सके, और उसके साथ में जो काउंटर एयर में उनके एयरफील्ड्स को स्ट्रेट अवे डिस्ट्रॉय करेगी अगले 8 या 10 घंटे तक। ठीक है कोई बख्शी साहब, मैं आपके पास लौटती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इस बीच के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे भी राय ले लेते हैं अभी जो स्ट्रैटेजी है भारत की चीन के खिलाफ उसको लेकर। के सिन्हा साहब, जो 2 मोर्चों पर या कहें कि 3 मोर्चों पर अभी चल रहा है पूरा जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। आप देखिए आर्थिक स्तर पर चीन को चोट पहुंचाने की कोशिश है और उसमें कमोवेश सफलता भी मिल रही है, चीन बौखला रहा है। बातचीत लगातार चल रही है सेना के स्तर पर और उसने कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, और सामरिक स्तर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां भारत की हैं। एक शांति प्रिय देश की छवि अगर भारत की है और इसे अगर कोई इस तरीके से देख ले कि भारत कमजोर है तो उसे उसकी जगह दिखानी बहुत जरूरी होती है। जो बातचीत चल रही है उसको सही रास्ते पर रखने के लिए ये तमाम इंतजाम कितने जरूरी हैं, जो अभी हम देख रहे हैं लेह लद्दाख में जो वायुसेना अध्यक्ष गए, वहां पर दौरा किया, कितना जरूरी है ये दिखाना कि बातचीत के टेबल पर हम हैं, लेकिन अगर तुम चालबाजी करोगे तो उकसाओगे, जवाब भी मिलेगा। के सिन्हा साहब, देखिए जो परिस्थिति अभी जमीन के ऊपर में है वो 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। बातचीत के तरीके से जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर में वो छलावा कर रहा है। छलावे से बहुत सारी चीजें हैं जो उसने बिल्टअप किया हुआ है। अभी तक के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड उसी इलाके में ईस्टर्न लद्दाख में है, मगर भारतीय सेनाओं का जो एक्चुअली है वो टोटल हमने 3050 किलोमीटर के ऊपर में 3500 किलोमीटर के ऊपर में हमारा पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन है। और हमारा ये जमाड़ा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम तो हर समय एक्लेमेटाइज्ड होते हैं और इन डिफेंसेस को पकड़े होते हैं और हम सारी जगह में 80% में हम डोमिनेशन में। तो अभी ये आप देखिए सिचुएशन ये है कि क्या हम ऑल आउट जा रहे हैं, जिसमें हमारे एयरफोर्स की भी भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी और आर्म ग्राउंड फोर्सेस की भूमिका और नेवी भी यदि ऑल आउट होता है तब। मगर अभी जो आप देख रही हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन चाइना नहीं मानता है, तो चाइना के लिए हमारा जो सबसे कॉस्ट बेनिफिट होगा वो ऑल आउट होगा, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शक्तियों का, कि चाइना इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बहुत बड़े वीकनेसेस हैं, खास करके एयर में, तार के इलाके में, बट ऑटोमेटिक रीजन के ऊपर में, क्योंकि उसकी पेलोड कैपेसिटी और हमारी पेलोड कैपेसिटी में आकाश जमीन का अंतर है। और हम नेवल तरीके से भी जब जाते हैं ब्लॉकेट में, खास करके सुंडा स्टेट और मलाका में जब हम उसको चोक करते हैं तो और उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर में हमारी अपनी बढ़त है। तो ये डिपेंड करता है कि चाइना क्या चाहता है। अभी तक देखिए समय ऐसा आया है कि चाइना ने ये टेस्टिंग के लिए किया है कि वो चाहता है कि भारत का रिस्पांस क्या होगा, और इतना तगड़ा रिस्पांस ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि चाइना ने ये टेस्टिंग के लिए किया है कि देखना है भारत का रिस्पांस क्या है। और इसी सवाल को लेकर मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आती हूं। ये लगातार कहा जा रहा है कि 1962 की जो स्थिति थी और आज जो 2020 की स्थिति है वो बहुत अलग है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है और ये बात चाइना को समझना पड़ेगा। भारत की ताकत, उसका अंदाजा अगर चाइना नहीं लगा पा रहा है तो उसे इस बात का एहसास कराना पड़ेगा। क्या इस ताकत को और बढ़ाने का इंतजाम कर लिया गया है? जिस तरीके से वायुसेना ने यह फैसला किया है कि वो और लड़ाकू विमान, सबसे बेहतर तरीके के, सबसे टेक्निकली साउंड जो लड़ाकू विमान है वो और मंगाए जाएंगे, जिसमें सुखोई है, जिसमें MiG-29 है, मिराज 2000 है। क्या इस ताकत को और बढ़ाया जा रहा है और अब कैसे कंपेयर करते हैं दोनों देशों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, चाइनीज को पता होना चाहिए था कि सन, जैसे आप कह रही है 62 का भारत नहीं है, उस 62 के भारत में हमको तो सोच सोच के हम थक गए कि एयरफोर्स को लगाएं कि ना लगाएं, और हमने एयरफोर्स को नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और दिल्ली भेज दिया कि भैया तुम लड़ाई मत करो, नहीं तो चाइनीज नाराज हो जाएंगे और दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास को बॉम्बिंग कर देंगे और हम तबाह हो जाएंगे। ये उस समय हमारा ख्याल था, क्योंकि हम बिल्कुल आंखें बंद करके जी रहे थे। वो जमाना चला गया। अब हमने जो किया, जो उच्च कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल से, जैसे मैंने इजरायली ऑफिसर से बात करी थी, अभी भी हमने देर कर दी है। अभी भी जो 20 किलोमीटर लॉन्ग आर्म का कॉलम आ रहा था,
जिसमें 1 ब्रिगेड 2 ब्रिगेड के स्ट्रेंथ अंदर घुस रही है गलवान वैली में, जिनके 120 आर्मर व्हीकल्स हैं और 180 ट्रक्स हैं, उनको तो हमने ग्राउंड अटैक से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। अभी तक हमने विलंब करा है और हमारी एयरफोर्स बहुत तगड़ी है, हम हर एक चीज से आंसर करेंगे। अगर आप मैं ज्यादा पैसे आपको बताया था, आप सुखोई होंगे काउंटर एयर को और उनके जो रडार स्टेशन है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। रेलवे यार्ड जो उन्होंने बनाए हैं जहां जो ट्रूप्स इंडक्ट होंगे उनको टोटली ध्वस्त कर देंगे। और जो टैक्टिकल एरिया में जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए अलग एक हेलीकॉप्टर जाएंगे। और जैसे कि गलवान वैली के अंदर घुस गए हैं, उनकी तो अभी तक तो स्क्रैपिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। ये जब क्योंकि चाइना ने कह दिया वो खाली नहीं कर रहे, तो अभी और जैसे कि जनरल सिन्हा साहब भी कह रहे थे हमारे को दूसरे फ्रंट खोलने हैं, मलक्का स्ट्रेट, मालदीव्स में तो आइलैंड कैप्चर कर लेना चाहिए, अपने शिप्स साउथ चाइना सी में भेजने चाहिए। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी और अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राशिद हाशमी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं, वो मैप के जरिए समझाएंगे अभी जो स्थिति बनी हुई है एलएसी पर उसके बारे में और भी तमाम जानकारियां। राशिद, ओवर टू यू। शुभ्रा, देखिए क्या होता है ना कि एक डिफेंस स्ट्रैटेजी होती है और डिफेंस स्ट्रैटेजी के तहत ही इस तरह से सॉर्टीज भरी जाती हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों कराची के आसपास तक भी होकर के और कराची के पास जो एलओसी के लगे हुए इलाके से थे वहां पर भी होते हुए हमारे फाइटर जेट्स लौटे थे। सॉर्टी के जरिए कहा जाता है कि हम एक कन्फ्रंटेशन करके ये बता देते हैं कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। और हां, ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में इसे अंजाम दिया जाता है। चूंकि जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, लेह लद्दाख पर लगातार चीन की नजर रहती है और इसीलिए लेह लद्दाख को चुना गया है क्योंकि ये अक्साई चीन के साथ में लगा हुआ इलाका है। और जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है वहीं पर अनरेस्ट चाइना क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक बार इस मैप को पूरी तरह से चलाया, ये 3D वर्चुअल मैप है जिसमें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां पर अक्साई चीन है तो फिर वो इंडियन पोजीशन क्या है और चाइनीज पोजीशन क्या है, यानी चाइना की जो पीएलए है, पीएलए यानी जो चाइनीज आर्मी है उसकी पोजीशन क्या है। अगर इसको हम रोक सके थोड़ा सा, क्या हम ये पॉज दे सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं है। ये एलएसी से लगा हुआ पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं, ये पेंगोंगसो जो लेक है इसका इलाका दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो एलएसी से लगा हुआ जो गलवान वैली का रीजन है, इस रीजन में इंडियन आर्मी की पोजीशन क्या है और चाइनीज पीएलए की पोजीशन क्या है, यही दिखाने की कोशिश है। आप अगर बहुत ज्यादा जूम इन करके आप देखेंगे यहां पर तिरंगा गोल गोल नजर आ रहा है और दूसरी तरफ यहां देखिए ये लाल रंग से अगर नजर आ रहा है इसका मतलब ये ड्रैगन का कलर है। लेकिन ड्रैगन ने यहीं पर ऑफशोर जाने की हिमाकत की थी। ड्रैगन ने ये हिमाकत की थी कि कैसे बॉर्डर को क्रॉस करके जहां पर पेंगोंग वाला इलाका है वहां पर फिंगर 4 को क्रॉस करके आगे जाया जाए, जो गलवान घाटी वाला इलाका है PP14 को क्रॉस करके आगे जाया जाए। लेकिन ये एक बहुत एक्सक्लूसिव पिक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो ये बता रहा है जहां पर आपको ककून बिल्कुल भारत के ये नक्शे नजर आ, भारत का ये जो तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, ये ककून पोजीशन जो है ये इंडियन आर्मी की रही है। और हां, लेह में ये बार बार ये बताने की और दिखाने की आप देखें गलवान वैली के इस साइड में यहां पर जब यहां पर आप देखते हैं, दरअसल गलवान वैली के ही पैरेलल दूसरी साइड में एक शोक नदी बहा करती है और पूरी दुनिया में इसे रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। एक जमाना था, सदियों पहले का एक जमाना था जब ट्रेडर चला करते थे दुर्बुक से लेकर के, बल्कि दुर्बुक नहीं, लेह से लेकर के पूरा शिनजियांग तक, यानी चाइना के शिनजियांग तक चला करते थे। और कहा यह जाता है कि गर्मी के दिनों में जो ये हॉट स्प्रिंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, हॉट स्प्रिंग का मतलब यह होता है कि गर्म पानी के झरने, ऐसा ही कई हॉट स्प्रिंग का इलाका एक जमाने में गलवान वैली के पास हुआ करता था। और यह बताया जाता है, हिस्ट्री जब आप जानेंगे, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे तो यह पता चलता है कि जो शोक नदी, हां ये देखें आप, अब इसको और जूम इन करके हम यही हॉट स्प्रिंग का इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ककून यहां पर आपको तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, जहां पूरा हमने ये गोल घेरा बनाया हुआ है, इस गोल घेरे का मतलब यह है कि कन्फ्रंटेशन कहां पर है। ये एलएसी है, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये पूरी डॉटेड लाइन में आपको एलएसी नजर आ रही है। और ये देखें आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक साइड में यानी चाइनीज साइड में जहां पर हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग की तरफ से ही दूसरी तरफ यहां पर चाइनीज पोस्ट है, यहां पर चाइनीज पोस्ट है, और चाइनीज पोस्ट से फिर वो जो चाइना की पीएलए है वो आगे आने की कोशिश करती है, जहां पर आपको ये तिरंगा नजर आ रहा है। चूंकि
पिछले 27 साल में 5 समझौते हुए, इसको यहीं पर रोक करके रखिएगा। पिछले 27 साल में 5 समझौते हुए हैं और इन 5 समझौतों में 1993 में, 1995 में और इसके अलावा यूपीए सरकार के कार्यकाल में 3 बार, यानी एक बार एचडी देवगौड़ा के वक्त में, एक बार पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में और 3 बार जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त में यह समझौता किया गया था कि जो भी एलएसी के आसपास का जो गतिरोध का पॉइंट है, चाहे वो गलवान वैली के आसपास का होगा, पीपी-14 का होगा, पीपी-15 का होगा, पीपी-17 का होगा, यह कहा गया था कि किसी भी तरह का मिरर कन्फ्रंटेशन वहां पर नहीं किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर किसी भी तरह से अनरेस्ट जैसी स्थिति क्रिएट होती है तो वहां पर ब्रूटैलिटी को अंजाम नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले मिलिट्री लेवल टॉक किया जाएगा। मिलिट्री लेवल में भी कर्नल, ब्रिगेडियर, कॉप कमांडर, इन सब लेवल के टॉक्स तक पहुंचेंगे और अगर इससे भी मामला सॉल्व नहीं होता है तो फिर यह कहा गया था सीधे तौर पर कि यहां पर डिप्लोमेटिक टाइज के लिहाज से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहां पर जितने भी समझौते किए गए, चीन ने हमेशा ही समझौते को वॉयलेट किया है। ये जो तमाम आपको इलाके नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ये रफ पैचेस नजर आ रहे हैं ना, ये रफ पैचेस होता क्या है, ये रफ पैचेस, खासतौर से इन्हीं रफ पैचेस का ही इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ करता रहा। ये दरअसल पहाड़ी इलाके हैं जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं। इनमें बिल्कुल ऊपर तक अगर आप चले जाएं तो फिर ये काराकोरम रेंज तक चला जाता है। और चाइना के बारे में आपको पता है, चाइना के बारे में ये कहा जाता है, चाहे वो मंगोलिया की तरफ हो, तुर्किस्तान की तरफ हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जापान की तरफ हो, अपनी विस्तारवादी रणनीति इन्हीं पहाड़ों के जरिए चाइना और एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि जैसे करगिल आपको याद होगा, पाकिस्तान ने भी यही करने की कोशिश की थी। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि ऊपर की तरफ से हमारी फौज अगर कोई गश्त करती है तो ऊपर की तरफ से कोई दुश्मन फौज या पड़ोसी फौज हमें किसी भी तरह का नुकसान कर सके। ये कन्फ्रंटेशन की एक कहानी है, चाइनीज पोजीशन है, इंडियन पोजीशन है। ओवर टू यू शुभ्रा। बहुत शुक्रिया आपका राशिद, आपने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से समझाया कि कैसे चीन जो है वो लगातार टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है और इन सब के मद्देनजर हमें आगे की स्ट्रैटेजी जो है उसको बनानी है। फिर से एक बार हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, ये जो कहा जाता है कि 10 ऐसे वॉर हॉटस्पॉट हैं जहां पर चीन लगातार टेंशन पैदा करने की कोशिश करता है, राशिद ने उसे बहुत विस्तार से समझाया भी, जो एलएसी का पूरा कंडीशन है, जो वहां पर की सिचुएशन है। आखिर अभी के जो हालात हैं और अभी चीन में सरकार की जो हालत है, अभी भारत में सरकार जिस तरीके से लगातार मजबूत इरादे दिखा रही है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब आगे, खासतौर से उन वॉर स्पॉट के इलाकों में? आपने पूछा है वॉर, जहां पर लोकलाइज्ड वॉर है, आप ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रही हैं जी, और आपके जो पहले दिखा रहे थे वो उस इलाके की दिखा रहे थे जहां पर एक्चुअली स्टैंड ऑफ है आज के दिन। तो देखिए, ये आप इसको पूरी तरह से समझे। आपने कहा 10 हॉटस्पॉट हैं। देखिए, हॉटस्पॉट्स तो नहीं कहलाएंगे, ये आप कहेंगे कि 10 ऐसे जगह हैं शायद ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर हमारी उनके साथ में डिफरेंसेस हैं। जो एलएसी है और एक वो लोग कहते हैं चाइनीज क्लेम लाइन, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है और कोई भी डिमार्केशन नहीं है। हम लोगों ने नहीं किया है, हुआ नहीं है, चाइना के तरफ से इसको जुटलाते रहे 20-25 सालों से। अभी बात यह है कि ऐसे ही सेंसिटिव एरिया और इसको डिस्प्यूटेड एरियाज कहते हैं, ऑल अलोंग हमारी जो एलओसी है या बॉर्डर है 3,500 किलोमीटर में 28 मानी जाती है, 28 सेंसिटिव एरियाज एंड डिस्प्यूटेड एरियाज। तो ये एक इलाका है जहां पर आप डिस्प्यूट की हम बात कर रहे हैं और उसमें भी खास करके हम वो बात कर रहे हैं, गलवान कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ये डिस्प्यूटेड या कोई सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव हो सकता है हमारे लिए, मगर कभी उसको डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि ये हमारा इलाका है। वो चाइनीज 62 वॉर भी इसी इलाके में हुई थी, गलवान वैली के ऊपर में ही। जब जुलाई में पहली पोस्ट बनाई गई थी तो वो उन्होंने घेर लिया था, इसी तरह का कोई माहौल था। और फिर उन्होंने अक्टूबर में जब उन्होंने बिल्कुल चीन के हिमाकतें लगातार जारी रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चीन की हिमाकतें लगातार जारी रही हैं और आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है भारत सरकार की, क्या स्ट्रैटेजी है भारतीय सेना की। एक बात साफ है कि अब चीन को जवाब देने की बारी है। अगर उकसाओगे तो जवाब मिलेगा, यही सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त लग रहा है।